नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की सीरीज में हम लोग डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, परिभाषाएं पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने फैक्ट की डेफिनेशन देख ली, तथ्य की परिभाषा देख ली, रेलेवेंट फैक्ट सुसंगत तथ्य की परिभाषा देख ली एंड फैक्ट एंड इशू के बारे में मैंने पहले ही बताया था विवादक तथ्य के बारे में कि ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप फैक्ट एंड इशू और साथ में लीगल लैंप लिखेंगे यूट्यूब सर्च बार में तो वो रेलेवेंट वीडियो आ जाएगी। हालांकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, तो आप जरूर देखिएगा। और आज की वीडियो में बारी होगी एविडेंस, साक्ष्य। साक्ष्य क्या होता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही इसका नाम है, तो सारा का सारा अधिनियम साक्ष्य एविडेंस पर डिपेंड है। तो एविडेंस को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर जगह जहां भी बात मिलेगी आपको कहीं ना कहीं एविडेंस की बात होती है, तो इसलिए एविडेंस को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सारी की सारी डेफिनेशंस अब नए लॉ में सेक्शन नंबर 2 और उसकी सबसेक्शन 1 में लिख दी गई है। सबसेक्शन 1 के अंदर क्लॉजेज लिखी ए से लेकर एल तक 12 हैं, ये 12 क्लॉजेज हैं, उनमें 12 परिभाषाएं, 12 डेफिनेशंस दी गई हैं। और मैंने आपको याद करने के लिए बताया था कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ई में ई फॉर एविडेंस, एफ में एफ फॉर फैक्ट्स एंड डी में डी फॉर डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी गई है। एटलीस्ट 3 तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 क्या कहती है। जब ये मीनिंग, एविडेंस का मीनिंग पुराने लॉ 1872 वाले लॉ से 2023 वाले लॉ में जब लाया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, तो थोड़ा चेंज भी आया है। इस चेंज के रिगार्डिंग भी हम देखेंगे कि इसका कितना असर पड़ेगा और क्या मीनिंग निकलेगा। तो देखिए, आज देखते हैं हम सेक्शन 2 और उसकी सबसेक्शन 1। इसके ओपनिंग सेंटेंसेस भी आप जरूर पढ़िएगा। उसमें लिखा है इन दिस अधिनियम, इस अधिनियम में, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, संदर्भ से जब तक कोई और मीनिंग ना निकले, इस अधिनियम में एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स। और ये कौन बताता है? क्लॉज ई। जब मीन्स एंड इंक्लूड्स लिखा हो तो भी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, कंप्लीट डेफिनेशन है। और जब अकेला मीन्स लिखा हो तब भी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है। बट जब इंक्लूड्स लिखा हो, केवल अगर ऐसा लिखा होता एविडेंस इंक्लूड्स, तो इसका मतलब ये एग्जॉस्टिव कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। इसमें कुछ एक लिस्ट बताई गई है, 2-4 बातें बताई गई कि ये चीजें शामिल की गई हैं, लेकिन यहां पर लिखा गया एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, इसका मतलब ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। इस ई क्लॉज में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज ई में 2 सब क्लॉजेस हैं। 2 सब क्लॉजेस 2 डिफरेंट टाइप की एविडेंसेस के बारे में बात करती है। तो अगर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं तो एविडेंसेस मीन्स एंड इंक्लूड्स ओरल एविडेंसेस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। इस क्लॉज ई में 2 सब क्लॉजेस में 2 टाइप की एविडेंसेस बताई गई है। सब क्लॉज 1 ओरल एविडेंस की बात करती है, मौखिक साक्ष्य की बात करती है, एंड सब क्लॉज 2 दस्तावेजी साक्ष्य की बात करती है, डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य की बात करती है। किस किस को मौखिक साक्ष्य कहेंगे, किसको दस्तावेजी साक्ष्य कहेंगे, और इसके साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन कौन सी सेक्शंस का पढ़ा जाना जरूरी है, वो भी बात करेंगे। तो पहले देखते हैं सब क्लॉज 1 क्या कहती है, जो मौखिक साक्ष्य के बारे में बताती है। पहले इंग्लिश में देखेंगे, फिर हिंदी में भी देखेंगे। ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट गिवन इलेक्ट्रॉनिकली। ये जो मैंने व्हाइट वर्ड्स लिखे हैं, ये अब नए लॉ में ऐड किए गए, ये पुराने लॉ में नहीं थे। पुराने लॉ सीधा यहीं से जाता था, ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स। बट अब नए लॉ में जब ये नए वर्ड्स ऐड कर दिए गए, तो अब एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स क्लॉज 1 ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली। देखिए, यहां पर कुछ कुछ फ्रेजेस मिलाकर ये पूरा सेंटेंस बनाया गया है, तो हर फ्रेज का कुछ ना कुछ मीनिंग निकलेगा। उन फ्रेजेस को हम धीरे धीरे जानेंगे, डेफिनेशन को एक्सपेंड करेंगे, तो आप पेशेंटली
वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो रेगुलर व्यूअर हैं वो अपना मोटा रजिस्टर, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था, आप लेकर बैठे होंगे और मटेरियल फैक्ट को आप नोट भी करेंगे। तो सारे स्टेटमेंट, सिंपल सी डेफिनेशन है, ऑल स्टेटमेंट्स, सारे के सारे स्टेटमेंट एविडेंस की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन कौन से स्टेटमेंट, उनको आगे एक्सप्लेन करते हुए जा रहे हैं। कौन से स्टेटमेंट? विच द कोड परमिट्स और रिक्वायर्स, ऐसे स्टेटमेंट जिनको न्यायालय ने परमिट किया या फिर उनको जताया कि आप लेकर आइए, उनकी रिक्वायरमेंट दिखाइए। कहां? टू बी मेड बिफोर इट, उन स्टेटमेंट्स का न्यायालय के सामने किया जाना, या तो न्यायालय ने परमिट किया या रिक्वायरमेंट थी उसको, देन कहा जाएगा कि वो स्टेटमेंट जो न्यायालय ने ऐसे परमिट किया, वो स्टेटमेंट ही एविडेंस, साक्ष्य की कैटेगरी में आएंगे। तो यहां देखो एक्सप्लेन किया जा रहा है हर वर्ड को कि वो जो स्टेटमेंट दिया वो किसने दिया? बाय विटनेस, गवाह ने दिया। किस रिगार्डिंग दिया? इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट, किसी फैक्ट के विषय के बारे में दिया गया, किसी फैक्ट के ऊपर बताया किसी गवाह ने कोई स्टेटमेंट कोर्ट के सामने। और वो फैक्ट कहां हो? वो फैक्ट कहां हो? फैक्ट अंडर इंक्वायरी। ऐसा फैक्ट कहां होना चाहिए? अंडर इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके ऊपर जांच चल रही हो, कोर्ट उसमें कुछ जांच कर रही हो। ऐसे फैक्ट के बारे में जब गवाह अपना कोई स्टेटमेंट देता है कोर्ट की रिक्वायरमेंट पे या कोर्ट की परमिशन पर, कोर्ट के सामने आकर, देन ऐसे स्टेटमेंट को एविडेंस कहा जाएगा। एंड सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। और ऐसे सभी स्टेटमेंट्स को जो गवाह ने कोर्ट के सामने आकर दिए, कोर्ट की परमिशन से या कोर्ट की अपेक्षा से, किसी फैक्ट के बारे में दिए, और ऐसे फैक्ट के बारे में दिए जो फैक्ट जांचाधीन था, जांच के अधीन था, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को कहा जाएगा कि वो ओरल एविडेंस हैं। तो ये थी क्लॉज ई की सब क्लॉज 1, जहां पर ओरल एविडेंस की बात हुई। हिंदी में देख लेते हैं जल्दी से, हालांकि हो चुका है। साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं वे सभी कथन जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिए गए कथन भी शामिल होंगे, जिनके जांचाधीन तथ्य के विषय के बारे में संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा अपने सामने किए जाने की अनुज्ञा देते हैं या अपेक्षा करते हैं। ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाएंगे। एक बार जल्दी से मैं ब्रीफ छोटा सा बता देता हूं कि सारे स्टेटमेंट जो किसी गवाह ने दिए, कोर्ट के सामने दिए, कोर्ट की परमिशन से दिए या कोर्ट की अपेक्षा से दिए, कोर्ट की रिक्वायरमेंट थी उसके आधार पर दिए, बट किसके विषय में दिए? किसी फैक्ट के विषय में दिए। और वो फैक्ट कहां था? वो फैक्ट अंडर इंक्वायरी था, जांचाधीन था उस कोर्ट के सामने। देन ऐसे सभी कथन को, ऐसे सभी स्टेटमेंट्स को मौखिक साक्ष्य, ओरल एविडेंस कहा जाएगा। अब मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, जब नया यहां पर कुछ ऐड किया गया है तो उसका कितना मीनिंग निकलता है, क्या चेंजेस आएगा, उसको थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। यहां पर ऐड किए गए हैं ये वाले जो व्हाइट कलर में मैंने वर्ड्स लिखे हैं, इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली। सारे स्टेटमेंट में ये वाले स्टेटमेंट जो इलेक्ट्रॉनिकली कोर्ट के सामने दिए गए वो भी शामिल हैं, ऐसे शब्द नए जोड़े गए। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि किसी पर्सन ने अपना एक स्टेटमेंट लिखा और वो मेल से कोर्ट को भेज दिया, तो आप लिटरली देखिए कि ये स्टेटमेंट जो उसने अपना लिखा एक कागज पर और मेल से भेजा, वो इलेक्ट्रॉनिकली दिया गया है, कोर्ट को दिया गया है। तो क्या यहां पर ऐसा स्टेटमेंट कवर हो जाएगा और वो स्टेटमेंट एविडेंस की कैटेगरी में आ जाएगा? थोड़ा सा आप विचार करिए। और एक दूसरा एंगल ये है कि वही गवाह इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, वीसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोर्ट के सामने अपीयर होता है, फिजिकली नहीं आया, कोई बात नहीं,
बट कोर्ट के सामने अभी प्रेजेंट हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। कोर्ट इधर बैठे, विटनेस उधर सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तब विटनेस यहां से जो स्टेटमेंट दे रहा है कोर्ट की परमिशन से या कोर्ट की रिक्वायरमेंट से किसी फैक्ट के बारे में जो अंडर इंक्वायरी है, वो स्टेटमेंट एविडेंस की कैटेगरी में आएगा क्या? दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सी सिचुएशन यहां पर इंक्लूडेड है, ये आपको थोड़ा सा माइंड अप्लाई करने के बाद सोचना चाहिए। और मैं अपना विचार बताना चाहूंगा, मीनिंग दोनों निकल कर आते हैं यहां से, बट मेरे विचार में जो मैंने दूसरी पोजीशन बताई, सेकंड पोजीशन, वो यहां पर इंक्लूड होगी। और जो उसने अपना स्टेटमेंट लिखा किसी गवाह ने और मेल से भेज दिया, व्हाट्सएप से भेज दिया, किसी और मोड से, किसी और इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज दिया, वो यहां पर कवर नहीं होता है। मेरे विचार से सेकंड पोजीशन है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो अपीयर हुआ, अपीयरेंस चेंज हुई है सिर्फ। वहां पर पहले जो स्टेटमेंट फिजिकली कोर्ट में आया, फिर कोर्ट के सामने बोला, एक तो वो स्टेटमेंट हुआ, और यहां पर कोर्ट के सामने आया लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली अपीयर हुआ है, एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोर्ट के सामने अपीयर हुआ और फिर अपना स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो साक्ष्य कहलाएगा। इस बात को मैं सपोर्ट कहां से दूंगा? देखिए, जनरली जो एविडेंसेस होती हैं, कोर्ट एविडेंस लेने से पहले, कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से पहले ओथ दिलाती है विटनेस को। विटनेस को ओथ दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है कि आप कहिए कि मैं धर्म से जो कुछ कहूंगा सच के अलग कुछ नहीं कहूंगा। ऐसी एक शपथ दिलाई जाती है और तब फिर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना शुरू किया जाता है। अगर मान लो उसने अपना लेटर लिखा, अपना स्टेटमेंट लिखा, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज दिया, तो इसमें तो उसको शपथ दिलाई ही नहीं गई, और अगर शपथ नहीं दिलाई गई तो वो स्टेटमेंट ऑन ओथ नहीं कहलाएगा। ऑन ओथ नहीं कहलाएगा तो साक्ष्य की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसलिए मैं सेकंड व्यू को प्रेफर करूंगा कि सेकंड, जब अपीयर तो हुआ इलेक्ट्रॉनिकली, बट उसको इलेक्ट्रॉनिकली ऐसी सिचुएशन है कि कोर्ट चाहे तो उसको शपथ दिला सके, उसको कह सके कि हाँ अब आप मेरे सामने शपथ लीजिए, तो फिर आगे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी और वो एविडेंस कहलाएगी। तो यहां पर इंक्लूडिंग स्टेटमेंट गिवन इलेक्ट्रॉनिकली में ये दूसरी वाली सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग आती है। आप कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी सिचुएशन को सपोर्ट करते हैं। अब पहली बात हम समझ चुके हैं, मौखिक साक्ष्य ओरल एविडेंस क्या कहलाती है। ओरल एविडेंस के लिए आपको सेक्शन, अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वाले की बात करें तो सेक्शन 59 एंड सेक्शन 60 आपको पढ़नी पड़ती जब जब ओरल एविडेंस की बात होगी। और अब यही सेक्शन बीएसए 2023 में सेक्शन 54 एंड सेक्शन 55 हो गई है। तो जब जब आप ओरल एविडेंस पढ़ेंगे तो आपको ये दो सेक्शंस भी साथ में पढ़नी पड़ेगी। मैं आने वाले टाइम पे इन दोनों सेक्शंस को भी नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं को पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये कनेक्टेड बातें हैं। जब इनको पढ़ लेंगे तभी आप कहेंगे कि ओरल एविडेंस के बारे में अब आप काफी जान चुके हैं और क्वेश्चन में आएगा तो आप लिख पाएंगे। अब बात करते हैं क्लॉज 2 की। क्लॉज 2, जैसा कि मैंने बताया था शुरू में ही कि क्लॉज 1 बात करती है ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य की, तो क्लॉज 2 बात करती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्य की। और बहुत छोटी सी बात कह दी है और थोड़ा सा डिफरेंस है क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में। थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे तो आपको समझ आएगा। वहां क्लॉज 1 में तो था ऑल स्टेटमेंट्स, लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर है ऑल डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब कि जो स्टेटमेंट हैं वही कहलाएंगे मौखिक साक्ष्य। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखते जाइए साथ के साथ क्लॉज 1 और सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 में। तो यहां पर लिखा है ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो पहले भी था, 2000 में ऐड किया गया था, लेकिन डिजिटल नहीं था। अब डिजिटल को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में ऐड किया गया और लिख दिया गया कि इस डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट शामिल होंगे।
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, दोनों टाइप का रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स में शामिल होगा। क्या सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके घर में पड़े हैं, जो पुलिस स्टेशन में पड़े हैं या कहीं और पड़े हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट दस्तावेजी साक्ष्य कहलाएंगे क्या? नहीं। आगे के वर्ड्स देखिए, सब क्लॉज ए में क्या था कि कोर्ट ने परमिट किया था उन स्टेटमेंट को कि उनके सामने दिए जाएं, या कोर्ट ने रिक्वायरमेंट दिखाई थी कि आप हमारे सामने आइए और अपना स्टेटमेंट दीजिए। लेकिन यहां पर डॉक्यूमेंट के मामले में जब बात होती है तो ऑल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, यहां पर कोर्ट ने कोई रिक्वायरमेंट नहीं करी, कोई परमिशन नहीं दी। क्या लिखा है कि ऐसे सभी डॉक्यूमेंट्स जो कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट के सामने पेश कर दिए गए, वो सारे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएंगे, एंड सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात कि यहां पर कोर्ट परमिट नहीं कर रहा है, ना कोर्ट ने रिक्वायरमेंट दिखाई है ऐसी के डॉक्यूमेंट मेरे सामने पेश किए जाए, बस कर दिए गए, किसी भी पार्टी ने पेश कर दिए तो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, बस कंडीशन एक ही है कि वो डॉक्यूमेंट कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए पेश किया गया होगा, तभी वो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएगा। अदरवाइज कोर्ट के इंस्पेक्शन के पर्पस के लिए डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया तो वो एविडेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। हिंदी में देख लेते हैं, देखिए, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए सभी दस्तावेज जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी शामिल हैं। तो क्या है मेन चीज? न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया गया था किसी डॉक्यूमेंट को, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट था चाहे वो डिजिटल डॉक्यूमेंट था, वो सभी ऐसे दस्तावेज दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते। अब आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल में क्या कुछ डिफरेंस होता है? क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड लिखा हुआ था तो लेजिस्लेचर को लगा कि कुछ चीज है जो छूट गई, जो इलेक्ट्रॉनिक में कवर नहीं होती है, इसलिए उन्होंने डिजिटल भी डाल दिया। अब कंप्लीट हो गए हैं सभी तरीके के डॉक्यूमेंट। इसका मतलब यह भी है कि जब जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात कही जाएगी, जब जब डिजिटल रिकॉर्ड की बात कही जाएगी, तो वो होगा क्या? क्या वो ओरल एविडेंस हो सकती है? नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की डेफिनेशन में इसको इंक्लूड किया गया है। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड चाहे वो वीडियो है चाहे वो फोटो है, बट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो उसको आप स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, वो एक डॉक्यूमेंट ही कहलाएगा। और जैसे कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को डील किया जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी डील किया जाएगा। तो मान लो आज सोशल मीडिया का जमाना है, किसी व्यक्ति ने कोई एक वीडियो बनाई और वो वीडियो अपलोड कर दी, और वो वीडियो मान लो फैक्ट इशू हो जाता है, विवादक तथ्य हो जाता है, तो अब उसको कैसे पेश किया जाएगा कोर्ट के सामने? कैसे उसको प्रूव किया जाएगा कोर्ट के सामने? डॉक्यूमेंट की तरह से। तो जितनी भी सेक्शंस भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किसी दस्तावेज से संबंधित हैं, वो सारी की सारी सेक्शंस इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो जैसे कि ओरल एविडेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 54 एंड 55 बीएसए की आपको ओरल एविडेंस के साथ पढ़नी है, तो अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 64 तक, एटलीस्ट इतना, इसके आगे की भी कुछ सेक्शंस हैं जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ही कनेक्टेड हैं, बट एटलीस्ट इतनी सेक्शंस आपको पढ़नी पड़ेंगी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में, दस्तावेजी साक्ष्य के साथ में, तभी आप कह पाएंगे कि हाँ, हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस समझ आ गया है। तो ये ओरल एविडेंस के लिए पढ़नी है और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए पढ़नी है। तो भैया आप कनेक्टेड सेक्शंस को साथ के साथ पढ़ते रहिए, जिससे कि कोई क्वेश्चन आपके माइंड में उठे तो वो तभी की तभी दूर हो जाए। ऐसा नहीं करना है कि आपने पहले एविडेंस पढ़ ली, उसके बाद में दूसरी डेफिनेशंस पढ़ी और देन उसके बाद में आप इन सेक्शंस पर जाएंगे, तो आपको भाई
कॉन्सेप्ट क्लियर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। मैं ये नहीं कहता कि 100% आएगी, अलग अलग स्टूडेंट का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है, तो मेरा मानना है कि हर स्टूडेंट को ऐसे ही पढ़ना चाहिए। देखिए, अब मैं बात करूंगा इसी सेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 1 क्लॉज ई के अंदर से ही, कि यहां से आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि साक्ष्य कितने प्रकार का होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एविडेंसेस, तो आपको आंसर में थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, बट वो सारे के सारे आंसर्स आपको इन्हीं सेक्शन से निकलेंगे जो सेक्शंस मैंने अभी आपको बताई। बट अभी बात करें अगर हम क्लॉज ई की, तो उसके अकॉर्डिंग केवल और केवल दो टाइप की एविडेंसेस आपने देखी। टाइप नंबर 1 ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य, एंड टाइप नंबर 2 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्य। केवल और केवल दो ही टाइप की एविडेंसेस यहां पर लिखी गई है। लेकिन आगे की वो सेक्शंस आप पढ़ेंगे जो मैंने अभी बताई, 54 से लेकर 64 बीएसए तक, या 59 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से लेकर सेक्शन 66 तक, तो आप पाएंगे कि दो टाइप की एविडेंसेस और हो सकती है। बट आप ये ध्यान रखिए कि हो सकती हैं आपको आंसर में लिखने के लिए, आप लिखिए उनको आंसर में, बट वो कहीं ना कहीं केवल और केवल इन्हीं दोनों से कनेक्टेड हैं। तो वो दो टाइप की और हो सकती हैं, एक कहलाते हैं भौतिक साक्ष्य, मैटेरियल एविडेंस, और दूसरे कहलाते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस, परिस्थिति साक्ष्य। तो इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट आज की वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि एविडेंस क्या होती है और किस तरीके से एविडेंस को आपको पढ़ना है। अब यहां पर ना दो वर्ड्स यूज हुए, विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स। दोनों में क्या डिफरेंस है? कोर्ट ने परमिट किया, कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप मेरे सामने एविडेंस दे दीजिए, स्टेटमेंट दे दीजिए, या फिर कोर्ट ने रिक्वायरमेंट की। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, तीन तरीके के विटनेस जनरली आपको देखने को मिलते हैं, कोई भी प्रोसीडिंग्स क्यों ना हो, चाहे सिविल प्रोसीडिंग हो चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो। एक विटनेस होता है जो प्लेंटिफ लेके आता है, या क्रिमिनल में बात करें तो स्टेट लेकर आता है, प्रोसिक्यूशन लेकर आता है, जिसे प्रोसिक्यूशन विटनेस भी कह सकते हैं, उधर प्लेंटिफ विटनेस भी कह सकते हैं। और दूसरी तरफ इसके अपोजिट पार्टी होती है, सिविल में बात करें तो डिफेंडेंट होता है, और क्रिमिनल में बात करें तो एक्यूज होता है। तो ये दोनों लोग भी अपने अपने विटनेसेस लेकर आ सकते हैं, तो उनको कहा जाएगा डिफेंस विटनेसेस। और तीसरा विटनेस होता है कि अगर मान लो कोर्ट को लगता है कि न्याय करने के लिए उस कोर्ट को किसी एक व्यक्ति को बुलाना चाहिए जो उसके सामने आकर गवाही दे, जो भी उसने मैटर देखा, जितनी भी गवाहियां अभी तक कोर्ट के सामने हुई, उनके आधार पर कोर्ट भी, जो प्रैक्टिसिंग यंग लॉयर्स हैं, वो ध्यान दें कि कोर्ट अगर चाहे तो किसी भी व्यक्ति को अपने सामने गवाही देने के लिए बुला सकती है। तो जहां परमिट की बात आती है, तो ये परमिट शब्द उन लोगों के लिए है जब पार्टी अपना गवाह पेश करेंगी कोर्ट के सामने और कहेंगी कि हम इस गवाह को पेश करके अपने फेवर में कुछ फैक्ट्स को प्रूव कराना चाहते हैं, या कुछ फैक्ट्स जो दूसरी पार्टी के हैं उनको डिसप्रूव कराना चाहते हैं। प्रूव क्या होता है, डिसप्रूव क्या होता है, ये भी मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। हिंदी वाले बच्चों के लिए प्रूव का मतलब वो साबित करना चाहते हैं, या डिसप्रूव का मतलब वो ना साबित करना चाहते हैं। तो परमिट किससे रिलेटेड है? जब पार्टी अपने गवाह को लेकर आती है। और रिक्वायर का मतलब है कि जब कोर्ट किसी व्यक्ति को कहे कि यस आपकी रिक्वायरमेंट है, आप मेरे सामने आइए और अपना किस फैक्ट के बारे में आपको क्या जानकारी है वो मुझे बताइए। तो रिक्वायरमेंट ऐसे विटनेस के लिए, ऐसे स्टेटमेंट्स के लिए लिखा गया है। तो आपको थोड़ा सा डीप जानकारी भी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन रह जाता है कि ये स्टेटमेंट क्या होगा, और एक बात रह जाता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होगा। जब दस्तावेजी साक्ष्य की बात करेंगे तो वहां ये रह जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल को समझने के लिए सेक्शन 61 बीएसए है, जब हम
आगे पढ़ते जाएंगे तो ये भी आपको बताएंगे और दोनों में डिफरेंस भी मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड में क्या डिफरेंस होता है। अब एक और अच्छी बात आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि मैं कुछ कनेक्शन के साथ डिस्कस करता हूं तो कहीं ना कहीं हमें बातें याद रह जाती हैं या फिर कुछ नया मीनिंग निकल कर आता है। जब आपने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ी तो उसमें एक वर्ड यूज होता है इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन भी दी गई है। और इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन, अन्वेषण की डेफिनेशन में बताया गया कि एनी प्रोसीडिंग कंडक्टेड अंडर दिस संहिता फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंसेस, साक्ष्य एकत्र करने के लिए जब कोई कार्यवाही इस संहिता में की जाएगी तो उसको अन्वेषण कहेंगे। तो इसका मतलब साक्ष्य कहां पर हैं? साक्ष्य अभी कहीं बाहर हैं, किसी पार्टी के पास है, किसी विटनेस के पास है। अब उनको कलेक्ट करना है, कलेक्ट करना है एविडेंस को। लेकिन जो एविडेंस हमने पढ़ी, अभी ये बात कर रहा हूं मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, लेकिन अभी जो हमने एविडेंस की डेफिनेशन पढ़ी वो पढ़ी है हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एविडेंस की डेफिनेशन नहीं दी। तो क्या आप एविडेंस की डेफिनेशन भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसएस से लेंगे जब आप बीएनएसएस पढ़ेंगे? अगर ले लिया तो क्या होगा? देखिए, साक्ष्य बीएसए के अकॉर्डिंग तो जब बनता है जब कोई गवाह कोर्ट के सामने आएगा और अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएगा। दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में बात करें तो कोई डॉक्यूमेंट जब कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दिया जाएगा तब वो साक्ष्य बनेगा, एविडेंस बनेगा। लेकिन बीएनएसएस में यही एविडेंस को पुलिस को कलेक्ट करनी है। इट मींस कि अभी तक वो एविडेंसेस बनी भी नहीं है, उनको पुलिस को कलेक्ट करना है। तो क्या यहां पर जो पुलिस कलेक्ट कर रही है, क्या उसको एक्चुअली हम एविडेंस कह सकते हैं? क्योंकि एविडेंस तो वो चीजें, स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट जब बनेगा जब वो कोर्ट के सामने आ जाएंगे। बट अभी तो कलेक्शन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी तक तो कोर्ट के सामने बातें पहुंची भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम कलेक्शन ऑफ एविडेंस कर रहे हैं, साक्ष्य को एकत्र कर रहे हैं। तो जो बीएनएसएस में एविडेंस का मतलब है वो कुछ अलग है, और जो बीएसए में जो एविडेंस का मतलब है वो कुछ अलग है। दोनों को थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट करके पढ़ना पड़ेगा। और मैं आज की वीडियो में केवल इतना बताता हूं कि जो एविडेंस भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बात हो रही है वो तो कोर्ट के सामने की बात है, लेकिन जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बात होती है तो उसको एक तरीके से आप प्रपोज्ड एविडेंस कह सकती हैं। प्रपोज्ड एविडेंस का मतलब ऐसी एविडेंसेस जिनको प्रोसिक्यूशन चाहता है कि मैं एज एन एविडेंस इनको कोर्ट के सामने पेश करूंगा। गवाह होगा तो उसको, गवाह को कोर्ट के सामने पेश करना है किसी फैक्ट को प्रूव डिसप्रूव कराने के लिए, या कोई डॉक्यूमेंट है तो कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए पेश करना है किसी फैक्ट को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए। ये प्रपोज्ड कहलाएगा। मेरी ऐसी ओपिनियन है, आपकी कुछ डिफरेंट ओपिनियन है तो आप लॉजिक के साथ जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि एविडेंस के बारे में काफी कुछ आज आपको समझ आ गया होगा। धीरे धीरे हम ऐसे ही बढ़ते जाएंगे और फाइनली जब हम एविडेंस एक्ट को पूरा पढ़ लेंगे तब आप देखिए कि आप एक बहुत मजे हुए लॉयर की तरह खड़े होंगे और एग्जाम में बैठे होंगे तो क्वेश्चंस का आंसर भी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन हिट कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं की कनेक्टेड सेक्शंस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।